नमस्कार साथियों, आज हम लोग श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हम सांस लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। अब सबसे पहले ही हम लोग जान लेंगे कि श्वसन जो होता है मुख्य रूप से हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग जनरली ये जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने को ही श्वसन क्रिया कहते हैं। लेकिन श्वसन क्रिया मुख्य रूप से दो तरीके से होती है, एक बाह्य श्वसन होती है, एक आंतरिक श्वसन होती है। जो बाह्य श्वसन होती है केवल हम अपने नासा छिद्र के द्वारा या मुंह के द्वारा ऑक्सीजन गैस के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ये तीनों गैसों के मिश्रण को हवा में जितनी भी गैसें सबको ले लेते हैं और फिर फेफड़े के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो जब लेने की क्रिया को निःश्वसन इंस्पायरेशन और जब बाहर निकालने की क्रिया को निःश्वसन एक्सपायरेशन कहेंगे। अब 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं तो पूरा नाइट्रोजन को वापस कर देते हैं। 21% ऑक्सीजन लेते हैं तो केवल 4% हम ऑक्सीजन को लेता है हमारा फेफड़ा और 17% ये भी वापस चला जाता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना वापस जाती है? 4% चली जाती है, 4.03% चली जाती है। फिर तो ये देखेंगे इस क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसको बाह्य श्वसन भी कहते हैं कि अपने नासा छिद्र के द्वारा या मुंह के द्वारा सांस लेना, उसमें जितनी भी गैसें हैं और फिर फेफड़े के द्वारा बाहर निकालने की, इसको बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या होता है? अब आंतरिक श्वसन में जो हमारी शरीर में जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के एल्वेली होती हैं, वायु कोष्ठक होते हैं। वे एल्वेलियाँ क्या करती हैं? जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का ब्लड लाल होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच कर लेता है, बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर हमारी धमनियों में यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा। आरबीसी ही जो होता है यानी लाल रक्त कणिकाएं पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये क्या करता है कि पूरे शरीर के कोशिकाओं में इसको ले जाता है और वहाँ कोशिकाओं में ले जा करके वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है और उसके बाद ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है। और श्वसन एक कैटाबोलिक क्रिया, अपचयी क्रिया है। अब अपचयी और उपचयी क्रिया आप समझेंगे, यानी कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, एनाबोलिक का मतलब है किसी चीज़ को जोड़ना। तो ये श्वसन क्रिया जो है जिसमें टूटेगा, क्या ग्लूकोज टूटेगा और ग्लूकोज टूटेगा किसकी? ऑक्सीजन जब जाएगी तो ऑक्सीजन उसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है ग्लूकोज को। उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है और फिर वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में से, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फिर किसको पकड़ लेता है? ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर चला आता है फेफड़े में, एल्वेली में, और यहाँ से फिर फेफड़े के द्वारा फिर बाहर निकाल देता है। तो इस पूरे प्रक्रम को हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया आंतरिक श्वसन कि श्वसन फेफड़े के द्वारा हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और उसके बाद पूरी धमनियों के द्वारा पूरी कोशिकाओं में जाता है और सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ऑक्सीकरण होता है और वहाँ ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद फिर आता है ये फेफड़े में और फेफड़े से फिर इसको बाहर यानी बाह्य श्वसन की क्रिया के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि जो श्वसन अंग होते हैं, जैसे हम स्तनधारी में, मैमेलियंस में श्वसन अंग हमारा फेफड़ा है। अब आप कहेंगे कि सर फेफड़ा ही कैसे? जैसे नाक भी है, मुँह भी नहीं, लिए श्वसन अंग नहीं है, ये तो केवल मार्ग है, श्वसन मार्ग है। और श्वसन अंग हमारा फेफड़ा है। और जलीय जीवों में गिल्स होता है जिसको क्लोम भी कहते हैं हिंदी में, और उसको गलफड़े भी उर्दू में कहते हैं। तो गलफड़े द्वारा वो श्वसन लेते हैं। मेढक कैसे लेता है? मेढक जल और स्थल दोनों में उभयचर एम्फीबियंस है। वो जल में जब रहेगा तो त्वचा द्वारा श्वसन लेगा और जब बाहर रहेगा तो फेफड़े द्वारा श्वसन लेगा। अब आप कहेंगे कि सर कभी कभी मेढक बरसात के दिनों में ही दिखाई देते हैं और फिर उसके बाद पता नहीं चलता, तो वो भूमिगत हो जाते हैं। जब भूमि के अंदर घुसते चले जाते हैं, जब भूमिगत रहेंगे तब भी उस समय त्वचा के द्वारा ही सांस लेंगे। फिर उसका टैडपोल एक होता है, जो मेढक का छोटा सा बच्चा होता है, जैसे मछली की तरह होता है, वो भी गिल्स की तरह श्वसन लेता है। फिर उसके बाद कीट जो होते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन लेते हैं। ट्रैकिया जब आप लंग्स का चित्र बनाएंगे तो उसमें जो सबसे पहले नासा
छिद्र होगा, ये आपका नासा छिद्र है, ये आपका नासा कपाट या नासा गुहा हो गई। फिर उसके बाद आपका फायरिंग्स आता है जिसको ग्रसनी कहते हैं, ग्रास नली नहीं, ग्रास नली पाचन तंत्र में मैं आपको बताया था जिसको ऑसोफोगस कहते हैं, और ये ग्रसनी होती है जिसको फायरिंग्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये आपका स्वर अंदर, ये फायरिंग्स अंदर। फिर उसके बाद लैरिंग्स आता है जो स्वर तंत्र होता है, लैरिंग्स स्वर तंत्र होता था। इसको दाबने से आपकी आवाज़ मोटी पतली यानी गर्म पानी ठंडा पानी, आप देखेंगे जो लोग गायक वगैरह होते हैं बड़े हिसाब से पानी वानी अपना लेके चलते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं और खाने पीने का बड़ा परहेज रहता है क्योंकि उनका लैरिंग्स खराब होने के बाद उनकी आवाज़ गड़बड़ा जाती है। फिर उसके बाद आपका लैरिंग्स के बाद आता है यहीं से फेफड़ा दो भागों में, इसे जैसे ये देख लेंगे आप, ये इस टाइप का अब यहाँ पे आप इसको आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये है आपका, सपोज कर लिया जाए ये है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए नासा, ये आपका नासा छिद्र हो गया, ये नासा छिद्र हो गया, और यहाँ से नासा छिद्र हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे ये आपका क्या हो गया, नासा छिद्र। और यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन यहाँ से, यहाँ से नाक से सांस ले रहा है ये व्यक्ति, ऐसे करके यहाँ थोड़ा छिद्र, ये यहाँ से मान लीजिए ऐसे आ रहा है नासा छिद्र, और ये नासा छिद्र हो गया। और ये नासा गुहा या नासा कपाट, इसके बाद यहाँ वाला ये नासा छिद्र हो गया ये, और इसके बाद यही नासा गुहा, नासा गुहा या नासा कपाट। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे तो हो जाएगा नासा गुहा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे फायरिंग्स, फायरिंग्स जिसको ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी, ग्रसनी। फिर यहाँ जब आ जाएंगे तो आ जाएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसको कहते हैं स्वरतंत्र, स्वरतंत्र। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे ये जो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको श्वास नली कहते हैं, श्वास नली, श्वास नली। अब ये ट्रैकिया क्या होती है, किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, अर्ध ठोस होता है, ना तो हड्डी होता ना मांस होता, अर्ध ठोस होता है। इसका क्या काम है, ये अब जैसे आप हम सांस लेते हैं जब सांस लेते हैं तो ये नली फूलती है, और जब निकालते हैं तो उस समय भी फूलेगी लेते समय। अब जब हम सांस नहीं ले रहे हैं तो अगर ये नली पचक गई तो पता चलेगा कि हम सांस फिर ले ही नहीं पाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये ट्रैकिया सी आकार की होती है। कभी कोई पूछता है कि ये श्वास नली किस आकार की, सी आकार की होती है, सी आकार की होती है, सी आकार की हो, छल्ला टाइप होता है, सी आकार का छल्ला होता है, और ये इसको फुलाए रखता है, कार्टिलेज का बना होता है। फिर यहीं से जब ये दो भागों में बच जाता है इसको
ब्रोंकाई कहते हैं, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। फिर यहाँ से जब दो भागों में बढ़ गया, फिर यहाँ आकर के जब ये अलग अलग भागों में बढ़ जाता है फेफड़े में, तो इसको ब्रोंकियोलेस कहते हैं, ब्रोंकियोलियोलेस कहते हैं। और ये जो कूपिकाएँ हो जाती है इसको क्या कहते हैं, एल्वेली कहते हैं, एल्वेली कहते हैं, एल्वेली कहते हैं। इसको वाई कोष्टक भी कहेंगे, इसमें वाई भरी होती है, वाई कोष्टक कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि अब यहाँ से हमने सांस लिया, नासाछिद्र, नासागुआ, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वेली, और फिर यहाँ से पूरे शरीर में जब श्वसन क्रिया के दौरान यहाँ फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने क्या ले लिया, अब यहाँ से अब ये इसमें है ऑक्सीजन गैस आई। अब देखेंगे कि जब हम बाह्य श्वसन को थोड़ा सा देख लेते हैं, बाह्य श्वसन में क्या होगा, बाह्य श्वसन दो भागों में होता है, एक होता है नी श्वसन, इसको इंस्पायरेशन, और एक एक्सपायरेशन, निह श्वसन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निह श्वसन। इसको होता है एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है आप देखेंगे, जो नी श्वसन होता है यानी इंस्पायरेशन में क्या होगा, और ये एक्सपायरेशन मान लीजिए कर लेते हैं, एक्सपायरेशन में क्या होगा कि हम अब हमारे वातावरण में सभी लोग जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, ये सभी गैसों के मिश्रण को हम ले लेते हैं। अब लेते कितना है, हम ले लेंगे 78% नाइट्रोजन भी ले लेंगे, 21% ऑक्सीजन भी ले लेंगे, 21% ऑक्सीजन भी ले लेंगे, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेंगे। अब वापस कितना करेंगे, एक्सपायरेशन कितना करेंगे, इसको करेंगे 78% पूरा कर देंगे इसको वापस, और ऑक्सीजन हम कितना कर देंगे, 17% कर देंगे, लेंगे कितना, 4%। और यही अब 4% जब लेंगे तो 4% और ये 3% भी साथ में आएगी, यानी 4.03% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये CO2। तो इस पूरे क्रिया को, ये क्रिया कहाँ से कहाँ तक होती है, श्वास नली से लेकर के केवल फेफड़े तक होती है। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पूरे क्रिया को श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग हो गई, इसको कहेंगे श्वासोच्छ्वास। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये हो गई श्वासोच्छ्वास, ये श्वासोच्छ्वास हो गया। अब इसमें इसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ से, ये आंतरिक श्वसन के अंदर आएगा। अब यहाँ से पूरा हमारा क्या होता है कि ये यहाँ से अब आ गया, मान लीजिए ये श्वासोच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ये सब आ गया। तो यहाँ क्या करता है कि 4% जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से आ गया, 4% ऑक्सीजन आ गया ये। और इसके बाद हमारे ब्लड के RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है वह क्या करता है, यानी HB हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसको कैच कर लेता है, इन दोनों को कैच कर लेता है। ये चला जाता है हीमोग्लोबिन, यानी दोनों में ये कैच कर लेता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है इसका मेन काम होता है कि पूरे शरीर में मतलब ऑक्सीजन को कैरी करना, ट्रांसफ़र करना। तो फिर शरीर में ले जाता है, और ले जाएगा तो हमारी जितनी भी पूरी कोशिकाएं हैं, हाथ पैर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वहाँ ले जाएगा। और कोशिकाओं की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उस माइटोकॉन्ड्रिया में ले जा करके जो है ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और फिर वहाँ से जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी। और उसके बाद यह एक कैटाबॉलिक क्रिया मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें जो है ऊष्मा निकलती है और ऊर्जा निकलती है। और फिर यहाँ से जब ये ले लेगा, और फिर जब वहाँ यानी माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखेंगे अब यहीं पे वायु कोष्ठक से फिर कहाँ चला जाता है ये, अब ये वायु कोष्ठक है प्लस ये चला जाएगा आपके, ये आपका किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ, हीमोग्लोबिन और प्लस O2, यानी हीमोग्लोबिन प्लस O2। और फिर ये चला जाएगा आप किस में, यानी सेल में, कोशिका में चला गया,
कोशिका में चला गया, कोशिका में चला गया, फिर यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण जब होगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और 38 ATP जो है बनेंगे, जो हमें जो है एनर्जी, यानी क्रेब्स साइकिल फिर क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा यानी क्रेब्स साइकिल होगी, एक क्रेब्स साइकिल क्रिया होगी और ये फिर किस में बदल जाता है, यानी ये हो जाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनेगी आपकी CO2 बनेगी और CO2 प्लस फिर HB हाई हीमोग्लोबिन, ये बन करके फिर इसको रिवर्ट लेकर के, यानी फिर क्या कर देगा ये HB हीमोग्लोबिन प्लस CO2 इसको लेकर के फिर कहाँ बना देगा, गिलवली में यहाँ भेज देगा और ये ले जा करके फिर ये फेफड़ा इसको इस रास्ते से होते हुए फिर ये बाहर निकाल देगा। तो इस पूरे क्रिया को हम श्वसन कहेंगे। अब देखेंगे कि श्वसन के कुछ जैसे कि हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं उस श्वसन क्रिया में हम 1 मिनट में कितनी बार श्वसन लेते हैं। एक व्यक्ति है तो 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 16 से 17 या 15 से 16 भी होता है, या मान लीजिए लगभग 16 बार 1 मिनट में लगभग 16 बार श्वास लेता है। और एक सोया व्यक्ति यानी सोते समय कितना 12 बार। लेकिन बच्चा जो होगा, छोटा सा जो बच्चा होगा उसका फेफड़ा छोटा, बच्चा कितने बार 25 बार सांस लेगा, ये 25 बार सांस लेगा। अब हमारा एक जो सांस हम लोग लेते हैं तो हमारे जो एक बार सांस लेने में कितना हम सांस ले लेते हैं, लगभग 500 ml यानी लगभग आधा लीटर एक बार में, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब कि एक बार में 500 ml सांस 500 ml श्वास लेना टाइडल वॉल्यूम। और उसके बाद टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, हमारे फेफड़े की टोटल कैपेसिटी की कितना हम सांस ले लें, लगभग 6000 ml यानी 6 लीटर जो है सांस हम लगभग वायु अपने लंग्स में इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं या समुद्रों में जो जाते हैं लोग खोज करने के लिए, पर्वतारोही हो गए या समुद्री वैज्ञानिक हो गए, तो अपने साथ जो सांस लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, तो सिलेंडर में जो है यानी पर्वतारोही लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसमें नाइट्रोजन भी मिला लेते हैं। और समुद्र में जो लोग जाते हैं वो भी समुद्र में जाने वाले बाद ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, गैस सिलेंडर में नाइट्रोजन मिले, क्योंकि डायरेक्ट हम अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे फेफड़े की ऐसी बनावट है या शुरू से ही ऐसी प्रकृति ने ऐसा, नेचर ने ऐसा बना दिया है कि हम अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो हमारे फेफड़े को इंजर्ड कर देगा, इसलिए नाइट्रोजन भी उसको साथ मिली होती है। लेकिन अगर समुद्रों में 300 फीट से नीचे समुद्र में 300 फीट से नीचे अगर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम साथ में ले लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया कि टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स 600 ml है, 600 ml लगभग 6 लीटर। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत, अच्छा एक चीज़ होती है कि जो हिस्की वगैरह आती है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये है और यहीं से 2 भागे बढ़ जाते हैं, ऐसे करके ऐसे एक चला जाता है हमारा
ये खाने वाली नली हो जाती है, एक हो जाता है हमारा जो है श्वसन नली हो जाती है, और यहीं पे जो एक इपीग्लास्टिस होता है, ये इपीग्लास्टिस इपीग्लास्टिस ये क्या करता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभी हमें हिचकी आने लगती है, या पानी पी रहे हैं तो हमें हिचकी आने लगती है, या कुछ ऐसा भी मिर्चा वगैरह खा लेते हैं तो हमें हिचकी आती है। तो उसमें होता क्या है कि ये जब हम यहाँ ये जब खाना यहाँ से मान लीजिए आ रहा है, या खाने के साथ ये नली क्योंकि है, खाने वाली नली भी है और श्वसन नली भी है, दोनों नाक और मुंह दोनों आके यहाँ मिल जाते हैं। और यहाँ जब हम आते हैं तो ये मान लीजिए आपकी श्वसन नली है, श्वास वाली नली है, श्वास नली है, ये भोजन वाली नली है, भोजन नली है। अब यहाँ होगा कि अब जब खाना हम खा रहे हैं तो तुरंत हमारा कंट्रोल कौन करता है, बताता कौन है, ब्रेन करता है। जब हम खाना खाते हैं तो ब्रेन तुरंत कहता है कि बस खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, तो तुरंत खाना वाला ये जैसे ये फाटक होता है एपिग्लास्टिस, ये तुरंत इधर चला जाएगा और ये फाटक खुल जाएगा, भोजन चला जाएगा इधर, और जब हवा आ रही है तो तुरंत ये इधर चला जाता है। ये तुरंत हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। हालांकि हम जब कभी खाना खाते समय किसी बात को लेकर के सोचते रहते हैं या हंसते रहते हैं कि दिमाग हमारा उस चीज़ पे खाने या को बहका करके दूसरे बातों पे ध्यान जब चला जाता है तो हमारा जो है वहाँ पे पता चलता है कि हमें हिचकी आने लगती है, खाना चला जाता है फेफड़े में और फेफड़ा तुरंत उसको लगता है फेंकने, क्योंकि उसको हवा चाहिए और उसमें चला गया, पानी चला गया, खाना चला गया। तो पता चलता है आदमी जब उसमें वो करता है तो नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से तुरंत भाग से फेंक देता है, हवा के साथ जो है पानी फेंक देगा, खाना फेंक देगा। तो इस तरीके से ये सारी क्रिया को ये वो होता है। और इसमें ये देखेंगे कि लगभग यहाँ नीचे एक जो है ये नीचे जो होता है श्वास, एक बार में इतनी बार श्वास लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं लेना, लेते हैं। और यहाँ एक होता है डायाफ्राम, ये आप सोच लेंगे डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम ये बहुत ही ज़रूरी होता है। लगभग 70% जिम्मेदार होता है श्वसन के लिए, 70% जिम्मेदार होता है श्वसन के लिए, जिम्मेदार होता है। अब कैसे जिम्मेदार होता है, आप देखेंगे कि जो हमारा फेफड़ा है कैसे अपने आप तो फूलेगा पचकेगा नहीं। हम जब सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, फेफड़ा हमारा फूल रहा है तो डायफ्राम को नीचे चला जाएगा। अब फिर भाई फेफड़े से ऑक्सीजन या और सारी गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन गैस वो बाहर भी तो फेंकना है, तो डायफ्राम क्या करता है, ऊपर फिर उठाता है, तो ऊपर उठाता है। तो अगर डायफ्राम, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यहीं पे अगर मार दिया जाए किसी को, डायफ्राम उसका टूट गया, कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोगों को एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनके डायफ्राम वगैरह जब टूट जाते हैं तो वो पता चलता है कि उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। सांस लेने का मतलब कि पूरा उसके श्वसन क्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि पूरे कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं, क्योंकि फेफड़ा फूलेगा पचकेगा नहीं, या बाहर से भी ऑक्सीजन जब भाई यहाँ से जब दबाव नहीं बनेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, फेफड़ा जैसे के तैसे पड़ा रहेगा तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये डायफ्राम जो है बहुत मेन इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे कि सर जो गर्भवती औरतें हैं उनके लिए कौन सा, तो उनकी ओर से जो ये पसलियाँ होती हैं इसके चारों तरफ, जैसे ये देखेंगे जो ये फेफड़ा मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे फेफड़ा बना हुआ है, सपोज कर लीजिए ऐसे ऐसे फेफड़ा, ये फेफड़ा बना हुआ है, तो इस तरीके से ये पसलियाँ ऐसे ऐसे करके होती हैं, ऐसे ऐसे कैसे पसलियाँ होती हैं, ऐसे पसलियाँ होती हैं, स्टर्नम इसको बोलते हैं। ये पसलियाँ फिर उसको फूलने पचकाने की, यहाँ आपका डायफ्राम हो जाता है। तो ये पसलियाँ फुलाने पचकाने का काम करती हैं। और फिर उसके बाद जो है तो उन सबों को हर समय जो है जैसे बैठने में, चलने में उनको रेस्ट चाहिए, हर समय सो ही रहेंगे, यानी चलने में उनको बैठने में या खड़ा कर दिया जाए काफ़ी देर तक तो उनको दिक्कत होती है, तो वहाँ पर उनको फूलने पचकने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि अब ये केवल ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि श्वसन क्रिया के दौरान कुछ लोगों को सफ़ेद धुआं जो होता है, जो काला धुआं होता है वो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन जो सफ़ेद धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यानी काला धुआं जो होगा, काला धुआं CO2, सफ़ेद धुआं
धुआं CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहें कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। अब आप देखेंगे कि जो ये का हीमोग्लोबिन है, यह ऑक्सीजन, इसका मेन फंक्शन है कि ऑक्सीजन को ले जाना, लेकिन इतना ये ऐसा है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यहाँ आ गया श्वास लेते समय, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ करके CO से क्रिया कर लेगा, CO से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से। और इसीलिए क्या होगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाएगा तो पता चलेगा आदमी का दम घुटने लगेगा और वो बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के मर जाता है। कभी कभी आप देखते हैं ठंडी के दिनों में लोग घरों में अंगीठी या ऐसे कुछ जला लेते हैं, आग जला लेते हैं और शटर बंद करके सो जाते हैं, और उसमें धीरे 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 कार्बन मोनोऑक्साइड, सफ़ेद धुआं पूरे घर में फैल जाता है और पता चलता है कि ये ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को, यानी इसी ऑक्सीजन से ज़्यादा इसको पकड़ने की कैपेसिटी है, यानी समझ लीजिए इसकी प्रेमिका है, इसकी ये औरत है, यानी प्रेमिका से आदमी का प्रेम जो है ज़्यादा होता है औरत के बजाय। तो इस तरीके से जो है, यानी जहाँ अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो ऑक्सीजन को छोड़ करके ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ ले करेगा और पूरे कोशिकाओं में ले जाएगा और जगह 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 जो है दम घुटने लगेगा आदमी को। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होगी और ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण नहीं होगा और पता चलेगा आदमी की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए श्वसन तंत्र, इसको कहेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।